हेलो दोस्तों, वेलकम टू IUPAC। और हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से फीचर यूनिटरी इन नेचर हैं, यूनिटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी मैंने पीछे जो पिछला लेक्चर था हमारा वो था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फीचर्स हैं वो कौन कौन से फेडरल फीचर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सम्मिलित हैं। अब हम देखेंगे कौन से यूनिटरी फीचर हैं और लास्ट में हम स्टेटमेंट लेंगे अम्बेडकर जी का, उसके बाद लेंगे ग्रैमलिन ऑस्टिन का लेंगे, केसी वियरे का लेंगे, बम्बई केस लेंगे, बम्बई केस 1994, ताकि प्रूव कर सके कि वास्तव में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। सुप्रीम कोर्ट का व्यू लेंगे, अम्बेडकर जी का व्यू लेंगे, कई लोग का व्यू लेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कैसा। ओके, तो जो यूनिटरी फीचर है हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो है स्ट्रॉन्ग सेंटर। हमारे यहाँ सेंटर स्ट्रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि यूनियन लिस्ट में कब्जा किसका है? सेंटर का। रेसिड्यूरी जो पावर है वो किसके पास है? सेंटर के पास। कंकरेंट लिस्ट पे जो स्टेट ने कोई लॉ बनाया और सेंटर ने लॉ बनाया तो सेंटर का लॉ प्रिवेल हो जाएगा किस पे? स्टेट के लॉ पे। तो यहाँ बड़ा कौन हुआ? सुप्रीम को हुआ, पापा कौन हुआ? सेंटर। हमारे यहाँ जो स्टेट है, स्टेट इज नॉट इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब कि हमारे जो स्टेट है ये एक दूसरे को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। हमारे यहाँ जो फेडरल सिस्टम है वो यूएसए का नहीं है, हमारे यहाँ जो फेडरल सिस्टम किसका है? कनाडा का है। स्ट्रॉन्ग सेंटर है हमारे यहाँ, ठीक है। हमारे यहाँ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है एक्सेप्ट जेएनके का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे यहाँ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए जी, जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वहां पे क्या है कि जो भी काम करना हो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं होगा। जो कैलिफोर्निया एक अलग स्टेट हो गया, उनके जितने भी स्टेट अलग अलग हैं उनका अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका अपना एक एपेक्स कोर्ट है, उनका एक सुप्रीम कोर्ट है। ये सारे स्टेट को मिला के एक और कोर्ट आएगा, उसे फेडरल कोर्ट बोलेंगे। जो एपेक्स कोर्ट होगा यूएसए का। डबल सिटीजनशिप है, एक कैलिफोर्निया का भी सिटीजनशिप होगा तो एक यूएसए का भी सिटीजनशिप होगा, उनके बाद दो सिटीजनशिप है। इसीलिए वो किसी भी टाइम पे एक दूसरे को छोड़ के जा सकते हैं, हमारे यहाँ जा नहीं सकते। ओके, हमारे यहाँ क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरलिज्म नहीं है हमारे यहाँ। ओके, छोड़ के जा नहीं सकते, राइट टू सेसीड नहीं है, नहीं जा सकते। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस पे आप करोगे भाई? अमेंडमेंट पे, ठीक है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन आप मेजर करते हैं अमेंडमेंट पे। अमेंडमेंट का प्रोसीजर मैंने पीछे पढ़ाया है, जिसमें दो प्रोविजन ऐसे हैं जो 80% जो प्रोविजंस हैं जो स्टेट को इफेक्ट नहीं करते हैं, वो कौन अमेंड करता है? सेंटर करता है, पार्लियामेंट करती है। लेकिन जहां पे हमारा फेडरल सिस्टम अफेक्ट होने लगता है वहां पे हम क्या करते हैं? स्टेट का कंसेंसस हम लेते हैं, वो भी सिंपल मेजॉरिटी लेते हैं, कोई स्पेशल मेजॉरिटी नहीं लेते हैं, या स्पेशल मेजॉरिटी सेकंड टाइप की नहीं लेते हैं। हम क्या करते हैं? सिंपल मेजॉरिटी स्टेट का, हम स्टेट की बात को सुनते हैं, उनकी हम सहमति लेते हैं। अब देखिए, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप नहीं है वैसे की तरह, सिंगल सिटीजनशिप है, डुअल नहीं है। इमरजेंसी प्रोविजन में क्या होता है? इमरजेंसी प्रोविजन ये होता है कि जो हमारा फेडरल सिस्टम है ये यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है। जो भी स्टेट लिस्ट के पावर किसके अंदर आ जाएगी? यूनियन के पास आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आफत आ गई है, अब स्टेट की डिमांड नहीं मानी जाएगी, अब स्टेट की बातें नहीं मानी जाएगी, और सारे पावर किस में आ जाएंगे? यूनियन लिस्ट में। तो अम्बेडकर जी ने बोला था कि जैसे ही इमरजेंसी लगती है तो जो स्टेट हो जाता है म्यूनसिपालिटी हो जाता है, म्यूनसिपालिटी की तरह वर्क करने लगता है। क्योंकि भाई खतरा है यार, स्टेट पे इमरजेंसी लगी है, खतरा है। अब यूनियन, अब क्या होगा कि अब मान लीजिए इमरजेंसी लगी हुई है, स्टेट बोल रहा है कि मुझे 10,000 करोड़ का वो दीजिए, ग्रांट दीजिए। भाई पैसा वार में डालूंगा कि तुमको दूंगा, है ना? तो अलग अलग तरह की डिमांड करने, कैसे दूंगा पैसा? पैसा कहाँ लगाना है? मेन प्रायोरिटी अभी कहाँ पे है? मेन प्रायोरिटी हमारी है कि वार जीतना है, हमें इमरजेंसी को किस तरह से हटाना है, उसके बाद फिर से पावर रिस्टोर हो जाएगी स्टेट लिस्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा क्या है? यूनिटरी इन नेचर होता है। जब भी इमरजेंसी लगती है तो यूनिटरी इन नेचर हो जाता है, इसलिए क्या है? यूनिटरी फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये। ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज में क्या होता है? ट्रेन सेलेक्टेड रिक्रूटेड बाय द सेंटर बट सर्व करेंगे किसको? ये स्टेट को। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। देखिए प्रॉब्लम क्या है, आईएएस एक अपेक्स पोस्ट है हमारे जिला की, सबसे बड़ा पोस्ट है। इसके नीचे आते हैं एसडीएम, इसके नीचे आते हैं तहसीलदार। इनको कौन उनको कमांड करेगा? आईएएस कमांड करेगा। आईएएस कौन रिक्रूट करना है? सेंटर। तो किसकी पावर वहां प्रिवेल होगी? सेंटर की। किसकी विश प्रिवेल होगी? सेंटर की। पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर कहने का तो किसके पास है? स्टेट के पास है ना, स्टेट लिस्ट में है। लेकिन आईपीएस कौन चूज कर रहा है? सेंटर। तो किसकी पावर वहां प्रिवेल करेगी? सेंटर की। आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये बेसिकली क्या हुआ था ना, फॉरेस्ट सर्विस तब बनी थी जिसे यहाँ पे एक लॉ है कि पार्लियामेंट अथॉरिटी ओवर द स्टेट, पार्लियामेंट की अथॉरिटी हो जाएगी स्टेट लिस्ट में। कैसे? जब राज्यसभा, राज्य किसकी सभा है? स्टेट की सभा है। स्टेट का जो पावर प्रिवेल कर रहा है उसकी बातों को लेके आ रहा है, स्टेट की जो विस है वो हमारे पार्लियामेंट में रख रहा है। पार्लियामेंट अथॉरिटी ओवर द स्टेट, इसमें क्या होता है कि राज्यसभा नेशनल इंटरेस्ट में ये बोल सकती है कि भाई
ये जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट है, इस पे स्टेट अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत तेजी से ये रिसोर्स डिटोरिएट हो रहा है। वो क्या हो रहा था कि जो फॉरेस्ट थे ना पूरे अपने कंट्री में बहुत तेजी से डिटोरिएट हो रहे थे, बहुत तेजी से उनकी डिफॉरेस्टेशन चल रही थी, कटिंग चल रही थी। राज्यसभा ने बोला कि जो फॉरेस्ट वाली सर्विस है, एक सर्विस बनाई जाए IFS, और वो सर्विस कैसी होगी, ऑल इंडिया सर्विस होगी। ऑल इंडिया सर्विस में कहीं भी जाकर सर्व करेंगे, स्टेट का ये मैंडेट प्रिवेल करेंगे। तो IFS सर्विस क्रिएट की गई किससे, राज्यसभा ने बोला था कि नेशनल इंटरेस्ट में जो ये स्टेट लिस्ट है उस पर एक सर्विस क्रिएट करेगा कौन, सेंटर। ऑल इंडिया सर्विस हमारी IFS क्रिएट हुई थी, समझ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कोई प्रोविजन ऐसा है जो राज्यसभा बोले कि स्टेट लिस्ट में है और स्टेट काम नहीं कर पा रही है, राज्यसभा ने उसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास कर दिया, तो वो जो प्रोविजन है वो कहाँ चला जाएगा, सेंट्रल लिस्ट में। क्यों, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट में एक सदन ऐसा है जिसको राज्यसभा बोलते हैं, वो स्टेट की विश को, मैंडेट को प्रिवेल करता है। समझ गया आप मेरी बात को, कोई दिक्कत। और जो यहाँ पे आपका स्टेट लिस्ट से जो भी प्रोविजन हमारा यूनियन लिस्ट में जाएगा, वहाँ पे कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिए यहाँ पे अमेंडमेंट नहीं चाहिए, और इमरजेंसी के प्रोविजन लगाने के लिए भी क्या होंगे, वहाँ पे अमेंडमेंट नहीं चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, जो गवर्नर अपॉइंट, देखिए गवर्नर हेड ऑफ द स्टेट होता है, हेड ऑफ द प्रोविंस होता है। देखिए स्टेट आता है ना, बड़ा दिक्कत होती है कि स्टेट यार अपना यूपी वाला स्टेट की अपना पूरा जो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया उसका स्टेट, तो प्रोविंसेस बोल लीजिए। जो आपको यूपी बिहार बोलना तो प्रोविंसेस बोल लीजिए, है ना। तो जो हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द प्रोविंसेस होता है, वो कौन होता है, गवर्नर होता है। और हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। मतलब सेंटर में हेड कौन है, प्रेसिडेंट, और स्टेट लेवल पे हेड कौन है, हेड ऑफ द स्टेट कौन है, गवर्नर। कौन अपॉइंट करेगा गवर्नर को, प्रेसिडेंट। और कब तक इनकी भाई कितने देर टेन्यूर होगा, कितने साल तक रह सकते हैं गवर्नर, ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक क्या रहेंगे, ये काम करेंगे। और प्रेसिडेंट का मतलब क्या, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि ये प्रेसिडेंट जो होंगे ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे डिसीजन लेंगे, और ये डिसीजन उनको बाइंडिंग होगा, उनको मानना ही पड़ेगा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की विश होगी वो आपको मानना ही पड़ेगा। क्यों नहीं मानना पड़ेगा भाई, हेड ऑफ गवर्नमेंट जो बोल रहे हैं वो उनके पास रियल एग्जीक्यूटिव पावर है। आप तो नॉमिनल है ना, प्रेसिडेंट तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, जो रियलिटी में काम करने वाला एग्जीक्यूटिव कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, तो उनकी बातों को मानना ही पड़ेगा। ओके, अब देखिए मेन दिक्कत ये जो आप देख रहे हैं ना, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, ये एक बहुत बड़ा इशू है सेंटर स्टेट रिलेशन में। ये फेडरल सिस्टम को बहुत प्रॉब्लम करता है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि आर्टिकल 356 लगाकर जो हमारा प्रेसिडेंट रूल होता है ये लगाकर हम सरकार को गिरा दी जाती है स्टेट में। तो ये भी इशू बहुत बड़ा इशू है हमारा, ठीक है, इसको हम देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, ये सेंटर स्टेट के जो रिलेशन आता है वहाँ पे ये दिक्कत करते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। आपको बता दिए कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है आपको, ठीक है। अब देखिए वीटो ओवर द स्टेट लिस्ट, ये भी सेंट्रल स्टेट के रिलेशन पे जो प्रॉब्लम करती है ये चीज़ है, ये आगे आएगा तो अभी समझ लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वीटो ओवर द स्टेट बिल, देखिए जी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, हर एक स्टेट में क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं। जब स्टेट जो हमारा स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है ये कोई बिल पास करती है और ये लगता है कि कोई प्रॉब्लम वाली बात कर रहे हैं या फेडरल सिस्टम को कुछ दिक्कत कर रहे हैं, सेंटर के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो बिल पास कौन करेगा बिल पास भाई, पहले तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में पास होगा, फिर कहाँ पे जाएगा, गवर्नर के पास जाएगा। जैसे कि लोकसभा राज्यसभा से पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाता है, उसी तरह से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पास होकर कहाँ पे जाएगा, गवर्नर में जाएगा, क्योंकि वो हेड ऑफ स्टेट है, ठीक है। अब क्या होगा, गवर्नर के पास जैसे बिल आएगा, जब गवर्नर उसको साइन करेगा तब वो एक्ट बनेगा उस स्टेट में, कंसर्न स्टेट, चाहे यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो। अब क्या होगा कि जो ये गवर्नर है ये कहेगा कि भाई ये आप फेडरल सिस्टम पे आप सेंटर के खिलाफ कोई रूल बना रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ रूल बना रहे हैं, उसको क्या करेगा, वो रिजर्व कर लेगा बिल को, और वो बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजेगा उसकी साइन के लिए। और जब वो साइन के लिए प्रेसिडेंट के पास भेजेगा तो प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो होता है कि भाई साहब या तो उसको रद्द कर दी जाए उस बिल को, या तो पास कर दे, एब्सोल्यूट वीटो है, या तो उसको रख के भूल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेसिडेंट का काम ये होगा यहाँ पर, ठीक है। आगे प्रेसिडेंट में आएगा, ये पूरा कहानी आएगी, अभी पहले आ रहा तो बता दिया जा रहा है। गवर्नर इसको रिजर्व कर लेगा फॉर सर्टेन टाइप ऑफ बिल, फॉर द प्रेसिडेंट एसेंट के लिए रिजर्व कर लेगा, कोई दिक्कत हो रही है इसमें, ये भी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, ठीक है। क्या है कि भाई अब यूनिटरी फीचर भी है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, फेडरल फीचर भी है क्या हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये फेडरल स्ट्रक्चर भी है, फेडरल हमारे यहाँ सब कुछ है, लाइक यूएसए ऑस्ट्रेलिया की तरह भी हमारे यहाँ प्रोविजंस है। केसी ह्यूरे ने पढ़ के पूरा बोला कि ये क्वासी जुडिशियल क्वासी फेडरल है, केसी ह्यूरे साहब ने बोला कि ये क्वासी फेडरल है। तो देखिए जो क्वासी फेडरल है ये याद रखिए, क्योंकि ये जो स्टेट पीसेस होते हैं और यहाँ पे ये सवाल आ जाते हैं। तो किसने बोला था क्वासी फेडरल, ये बोला था केसी ह्यूरे ने बोला था। उसके बाद
पाउल साहब ने बोला कि एक्सट्रीमली फेडरल है, इनका अपना व्यू है। उसके बाद मॉरिस जोन ने बोला कि ये बार्गेनिंग फेडरलिज्म है, दोनों का कोई मतलब नहीं है, बस हमने कर दिया। ग्रेवलिन ऑस्टिन ने बोला कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, बहुत बड़ा इस शब्द इस समय चल रहा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसमें बहुत आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता क्या है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो होता है कि स्टेट सेंटर को हेल्प करेगा और सेंटर स्टेट को हेल्प करेगा। एक किस लिए? पब्लिक की भलाई के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट भाई अपने अपने भलाई के लिए नहीं बनी हुई है, पब्लिक की भलाई के लिए बनी हुई है। तो कोऑपरेट करेंगे, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलेगा। मतलब कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन स्टेट रखेगा सेंटर के साथ, सेंटर रखेगा स्टेट के साथ। ये क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, जिसपे इस समय बहुत ज्यादा तरीके से जोर दी जा रही है। इसको बहुत ध्यान से हमें देखना पड़ेगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता क्या है। ठीक है, तो देखिए अब ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये बोला है कि स्टेट वीक नहीं है, स्टेट इज नॉट वीक, और सेंटर स्ट्रांग भी नहीं है। हाँ, सेंटर जितना चाहिए स्ट्रांग होना उतना स्ट्रांग है, और इसका मतलब ये नहीं कि हमारा स्टेट क्या है बहुत वीक है। दोनों के पास अलग अलग प्रोविजंस है, अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग कार्यभार है, अलग अलग इनके पास लिस्ट है, दोनों इंडिपेंडेंट है। इनके पीछे बहुत बड़ी सी वॉल है, जो पानी यहाँ पे आएगा तो स्पिल नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे सेंटर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है और यहाँ पे स्टेट बहुत ज्यादा वीक हो गया। और इस समय क्या हो रहा है कि जो फाइनेंस हो रही है, सेंटर की जो हमारी पॉलिसीज बन रही है, सेंटर की जो पॉलिसीज बन रही है उसमें क्या हो रहा है कि सारा पैसा स्टेट को दिया जा रहा है कि भाई ऐसा करो, ये पॉलिसी है, ये ऐसा करेंगे, सेंटर की पॉलिसी रहेगी, ये कौन इंप्लीमेंट करेगा? स्टेट इंप्लीमेंट करेगी। तो ये है कोऑपरेटिज्म, ये है कोऑपरेटिव, ये कर रहे हैं लोग, समझ रहे हैं। जो फाइनेंस है इसको 42% फाइनेंस दे दिया जा रहा है पूरा स्टेट को उठा के, पहले 30 से 32% दिया जाता था, तो फाइनेंस को हम बढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं। ये है कोऑपरेटिज्म। नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन में क्या होता था कि वहाँ पे पार्शियलिटी होती थी स्टेट को लेकर, नीति आयोग को डिसॉल्व कर दिया गया। क्या लाया गया वहाँ पे? प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व करके हम नीति आयोग लेके आए। ये सब लक्षण है, ये सब ट्रेड्स है किस चीज के? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के। अम्बेडकर साहब से ये पूछा गया, अम्बेडकर साहब से बोला गया कि आपको नहीं लगता कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूछा गया कि आपको नहीं लगता कि यार यहाँ पे बहुत ज्यादा सेंटर को पावर मिल गई है, स्टेट को कम मिले? उन्होंने बोला नहीं, सेंटर एंड स्टेट अथॉरिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट बाय द लॉ मेड बाय द सेंटर्स। मतलब जो स्टेट की अथॉरिटी डिराइव की गई है, सेंटर ने नहीं बना के दिया है, सेंटर ने हमें नहीं दिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको बना के दिया है, अलग तरीके से बना के दिया है ना। जैसे कि एक पिता के दो लड़के हैं, ये एक को थोड़ा ज्यादा पावर दी गई है क्योंकि समझदार ज्यादा है, इसके पास पावर ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, एक को भी पावर दी गई है। ऐसा नहीं है कि भाई सेंटर ने बोला बेटा मैं कुछ रूल बना दूंगा तू ले ले, नहीं ऐसा नहीं है भाई। ये कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, इसने बना के हमें क्या दिया है? अलग अलग पावर डिवाइड करी है सेंटर और स्टेट में। ये इंडिविजुअल है, ये नहीं कि कोई हाँ ऊपर नीचे इसलिए है कि वो जरूरत है इसलिए सेंटर को ऊपर किया गया है, क्योंकि इसको बांध के रखना है, इसको सारा काम फाइनेंस देखना है, डिफेंस देखना है और कम्युनिकेशन देखना है, करेंसी देखनी है। तो स्टेट को भी उतनी पावर दी गई है, लॉ एंड ऑर्डर दिया गया है, पूरा लैंड दिया गया है, एग्रीकल्चर दिया गया है। तो सबका पावर अलग है, सबकी अपनी अपना क्षेत्र है, अपना अपना कार्यभार है, अपना उनके पास फील्ड है, उसमें काम करेंगे वो। ठीक है, ये को इक्वल टू ईच अदर। उन्होंने बोला कि दे आर को इक्वल टू ईच अदर। को इक्वल नहीं हुआ तो काम नहीं होगा। कैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैसे करेंगे? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये तो को इक्वल टू ईच अदर। ऐसा नहीं है कि भाई, और फिर देखो जो बम्बई केस हुआ था 1994 में, से सुप्रीम कोर्ट का व्यू ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, जो फेडरलिज्म है हमारे यहाँ, वो बेसिक स्ट्रक्चर का पहली बार तो पार्ट है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये हमारा फेडरल सिस्टम है, क्वासी फेडरल बोली जो भी सिस्टम है हमारे पास, ये क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। एंड स्टेट इज नॉट ए सैटेलाइट और एजेंट ऑफ द सेंटर। स्टेट कोई सैटेलाइट नहीं है या कोई एजेंट नहीं है सेंटर का, स्टेट के पास अपनी अलग पावर है। सेंटर एंड स्टेट आर द सुप्रीम इन देयर रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शन। सेंटर और स्टेट अपने अपने जुरिडिक्शन में सुप्रीम है। सैटेलाइट मतलब क्या होता है कि मून इज ए सैटेलाइट, अर्थ का क्या है? मून एक सैटेलाइट है ना। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये मून की तरह है, नहीं, अर्थ है तो हो सकता है कि मार्स की तरह हो, है ना। मान लीजिए जुपिटर है हमारा सेंटर, अर्थ क्या हो जाएगा? हमारा स्टेट हो जाएगा। तो ये क्या है? सेंटर एंड स्टेट आर सुप्रीम इन देयर रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शन। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। तो ये हमें एकदम अपने दिमाग में बॉन्ड कर लेना है कि भाई सेंटर एंड स्टेट आर को इक्वल, बट सेंटर के पास थोड़ी ज्यादा पावर है क्योंकि उनको पूरे 29 स्टेट प्लस 7 यूनियन टेरिटरी को देख के रखना है। ऐसा भी नहीं कि हमें स्टेट को दबाया जाता है। हमारे क्या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, हमारे यहाँ क्वासी फेडरलिज्म चलता है। ये नहीं, अम्बेडकर साहब ने पूरी बातें यहाँ बोली है ना। तो उन्होंने उनसे पूछा गया था कि ज्यादा सेंटर को पावर नहीं दे रहे, उन्होंने कहा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन से ये पावर डिराइव करी गई है। क्लियर हुआ ये बात? तो यहाँ हमारा खत्म होता है फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट कि फेडरलिज्म है, क्वासी जुडिशियल। हमने सारे एंगल A to Z एंगल हमने कवर किए हैं और आगे हम शुरू करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, जहाँ पे दिक्कत आ रही है
और बहुत इंपॉर्टेंट है सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, जो हमारे मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव ए नाइस डे।